मैं अच्छी कविता लिखता ही नहीं। अच्छी कविता लिखने में देखो रिस्क है, मजे लेना, आनंद लेना। सबसे अच्छी कविता तुलसीदास जी ने लिखी, हमारे बीच में नहीं है। वाह, कहां है साहब हमारे बीच में? कबीर दास जी ने लिखी, नहीं है हमारे बीच में। सूरदास जी ने लिखी, नहीं है हमारे बीच में। और क्या दिया हिंदुस्तान ने तुलसी को, सूर को, कबीर को? इन तीनों के नाम का जर्दा बिक रहा, तंबाकू बिक रही है साहब। वाह, सबसे ज्यादा। सब मैं अच्छी लिखूं, मेरे नाम का गुटखा बिकने लग जाए भाई साहब। इसलिए मैं अच्छी नहीं लिखता। बार बार कहा गया आपसे तालियां बजाओ। कमल जी ने कहा तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, इधर भी तालियां बजाओ, पीछे भी तालियां बजाओ। आप मत बजाना। मान लो 4-5 घंटे आपकी तालियां बजाते बजाते ताली बजाने की आदत पड़ जाए। वाह, कल दोपहर को आप किसी चौराहे पर बजाने लग जाओ, हाय हाय, तो लोगों को यह भ्रम होगा कि ये वो हैं कि वो हैं। इसलिए टेंशन वेंशन मत लेना, मैं बजवा लूंगा अपने आप तालियां। कुछ लोग फ्री होकर के आ रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मैंने कहा केवल 10-15 मिनट हैं। ये जो 2 बच्चे जा रहे हैं इनको बिठाइए। मैं नहीं चाहता कि रात के इस वक्त जाकर कोई घर पे ऐसा वैसा दृश्य देखे। बिठाओ इन दोनों तीनों बच्चों को, जिससे इनके बाल मन पर बुरा प्रभाव पड़े साहब। और 2 बच्चे बेचारे छोटे छोटे अकेले जा रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इनके माता पिता ने इनको यहां भेज दिया होगा और घर पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। हाँ, ये होता है, ये होता है। रेनवाल का कवि सम्मेलन बहुत सारे काम करता है। गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। मजे लेना, मस्ती लेना। ये जो लोग लौट के आ रहे हैं, आइए भाई साहब आप भी प्रभु स्थान ग्रहण कीजिए, मस्ती कीजिएगा। टेंशन में देता नहीं साहब, टेंशन देना भी नहीं चाहिए। टेंशन देना बहुत आसान काम है। रेनवाल के अच्छे लोगों, बहुत बढ़िया लोगों, बहुत दिनों बाद अच्छे श्रोताओं से रूबरू हुआ। टेंशन देना बहुत आसान काम है, हंसना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हंसाना उससे भी मुश्किल काम है। किसी को आपको टेंशन देना हो 1 मिनट नहीं लगता। कोई उधर से आ रहा, आप इधर से जा रहे हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। अगले को आपको टेंशन देना है, आप उसके पास 1 मिनट रुको, प्यार से मुस्कुराओ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो भाई साहब नमस्ते और निकल लो। अगला शाम तक के लिए बुक हो जाएगा। कौन था, कहां मिला था? शर्मा तो नहीं था, श्रीवास्तव तो नहीं था। ये लो, अब ये कौन थी? ये हंसने, मेरी माता बहनों, ये हंसने की बात नहीं है। ये जमाना बदला है, ये युग बदला है, कलयुग है। पहले जब तानसेन गाया करते थे तो हिरण, मृग, 12 संगे ऐसे जीव आया करते थे। आज अशोक सुंदरानी गा रहे हैं तो ऐसे ही लोग गए। एक बार आगे से पीछे तक दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा करके समर्थन कीजिए। अशोक सुंदरानी शुरू होना चाहता है साहब। मस्त सुन रहे हो आप लोग, बढ़िया सुन रहे हो। जो 15 मिनट थे उसमें 5 मिनट मेरे को निकल गए, 10 मिनट और आपके बीच में रहूंगा। और बड़ा किसी को टेंशन देना हो, कोई अपना सपत्नी का रहा, पत्नी सुंदर हो, आप कुछ मत करो, उसके बगल से निकलो, उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसकी पत्नी को बोलो भाभी जी नमस्ते, बाकी बात फोन पे करेंगे। साला जिंदगी भर का टेंशन हो जाएगा उसको। वो पूछेगा कौन था जो मुझे नहीं जानता था, तुझे जानता था, और बाकी बातें क्या फोन पे होने वाली हैं। मेरे पास रेनवाल के अच्छे लोगों अतिथि बैठे हुए हैं। कोई कविता विता नहीं है साहब, मैं तो अपना दर्द सुनाने निकलता हूं। आपने सम्मान दिया, मालाएं पहनाई, घर पे सम्मान मिल जाता तो हम क्यों भटकते फिरते? यहां पे नहीं मिलता है साहब घर पे। हम लोग क्या बताएं, बचपन से ही टेंशन हुआ हमारी जिंदगी में। जब मैं 5 साल का हुआ, ओसवाल साहब कहां बैठे हो, जब मैं 5 साल का हुआ सर, तो पिताजी ले गए मेरे को स्कूल जमा कराने। पहले जमा ही होता था, कौन अपने मन से स्कूल जाता था। पिताजी ले गए स्कूल जमा कराने, मास्टर जी को पकड़ा दिया, बोले लिखो। मास्टर जी ने मेरा नाम लिखा, सर पर प्यार से हाथ फेरा और पिताजी से पूछा किसका बच्चा है? तो पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर जी आप ही का है। तो अब हम टेंशन में आ गए कि हम 6 साल तक गलत आदमी को अपना बाप समझते रहे। यार बताओ, हैं? हमारे पिताजी तो यहां मास्टरी कर रहे। हमने पिताजी से कहा जब आप हमारे बाप नहीं हो तो हमारे घर पे क्या कर रहे हो आप? अम्मा से जाके बताएंगे कि हमारे असली पिताजी तो हम मास्टरी कर रहे हैं। पिताजी ने एक थप्पड़ मारा, बोले नालायक, ऐसा सभ्यतावश कहना पड़ता है कि आप ही का है, आप ही के हैं। अब हम समझ गए
मास्टर जी ने नाम लिख ही लिया था। सर पर प्यार से हाथ फेरा, बोले जाओ बेटा किसके पिताजी हैं ये, पिताजी को दिखा का। अरे मैंने कहा मास्टर जी आप ही के हैं। अरे बोले ले जाओ, खतरनाक लड़का है, इसको हम पढ़ा ही नहीं सकते। इसलिए हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। क्या करें साहब, मैंने कहा ना हम अपने दर्द ही सुनाते हैं, हम क्या सुनाएंगे कविता विता। मेरा बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ता है, 10th क्लास में। पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल होके आ गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक फिर फेल होके आ गया, आसपास के वातावरण को देख, कुछ सीख। शर्मा जी की लड़की को देख 98% नंबर, मिश्रा जी की लड़की को देख 97% नंबर। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं। और कितना देखूं, आपकी तालियां गलत जगह पे आ गई मेरे दोस्तों। असली टेंशन मेरा बड़ा बेटा है ही नहीं, असली टेंशन है मेरा दूसरे नंबर का बेटा, क्लास 4 में पढ़ता है। क्या उम्र होती है तिथियों, असली टेंशन ये 8 साल की मासूम उम्र, कंधे पर 11 किलो के बस्ते का बोझ। कभी स्कूल से लौट के आया ना मैं हंसते देखा ना मुस्कुराते देखा, हमेशा निराश उदास, बस्ता उतार के रखे और एक ट्यूशन में चला जाए, एक ट्यूशन से आए दूसरी ट्यूशन में चला जाए, कभी हंसा नहीं। एक दिन चमत्कार हुआ साहब, स्कूल से लौट आया तो नाच रहा, गा रहा, कूद रहा, डीजे बजा के नाच रहा। मैं बड़ा निराश, मैंने कहा हुआ क्या रे, पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न। वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल। ये 8 साल का बच्चा अपने बाप को बता रहा। असली टेंशन ये है, मुझे लगा सूखे कुएं में कूद पड़ूं जा करके। क्या दिन आ गए, बोले पापा इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल कि लगता है पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड तो ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने उसको कान पकड़ के डांटा, मैंने कहा नालायक यही संस्कार है, जो मैडम तुझे पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझे ज्ञान देती है, हमेशा उसको अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा आप हरदम अपनी ही जुगाड़ में रहते हो, हम लोग करें तो करें क्या साहब। बच्चे पैदा होने बंद हो गए, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए। असली टेंशन इस बात का है साहब, बच्चे सब कुछ उम्र से पहले समझने लग गए। असली टेंशन इस बात का है। एक छोटी सी घटना बताता हूं, एक छोटी सी कविता, अपना स्थान लूंगा। अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा था, हम लोग बैठे हुए थे, फिल्म चल रही थी टीवी पे, फिल्म मेरी देखी हुई थी। इतने में वही 8 साल का आइटम आके बीच में फंसा। मुझे लगा कि पत्नी के साथ जो फिल्म देख रहा हूं 5 मिनट बाद कोई ऐसा सीन आएगा जो अपने 8 साल के बच्चे के साथ नहीं देखना चाहिए, सामान्य समझ होती है। मैंने अपनी पत्नी की आंखों में इशारा किया, पत्नी ने इशारा समझा, हम दोनों उठ करके बालकनी में चले गए। 6वें मिनट में मेरे उसी 8 साल के आइटम ने आवाज दी, पापा मम्मी अंदर चले आओ। वो वाला सीन गया। हाय हाय, किससे पर्देदारी कर रहे हैं साहब हम लोग। बच्चे सब कुछ समझने लग गए। ये राम भदावर बात कर रहा था चीन की और पाकिस्तान की। मेरी कविता में कोई पाकिस्तान नहीं, कोई चीन नहीं है। क्या बात करो पाकिस्तान की। मैं कविता को करोड़ों की चीज मानता हूं और मेरा अपना मानना है 2 कौड़ी के देश के लिए करोड़ों की कविता बर्बाद नहीं करनी चाहिए साहब। पाकिस्तान आज है कल खत्म हो जाएगा। चीन का भी मैं कोई टेंशन नहीं लेता, मोदी जी लेते होंगे, मैं कतई टेंशन नहीं लेता। क्या चीन का टेंशन लेना। उनकी नेशनल हाइट है 5 फुट 2 इंच। 5 फुट 2 इंच से बड़ा प्रोडक्ट पैदा ही नहीं होता वहां पे। मेरे रैनवाल के अच्छे लोगों, अगर धोखे से भी 5.5-6 फीट का कोई चीनी दिख जाए तो पक्का मानना कि अपने रैनवाल के लोगों ने तीर्थ यात्रा की होगी चीन में। हाँ, हम ऐसी बात करते, कोई कविता क्या सुनाना साहब। ये कहा दिनेश देसी घीने के एक आदमी कहता है, अब शुरू होना चाहता हूं, आपके कलेजे में ठक से लगे तो प्यार मिले। उसने कहा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो भी पे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। 4 पंक्तियां मेरे नाम से बदनाम हुई। उसने कहा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैंने कहा बहुत ईमानदार आदमी है वो ओवैसी, वो अगर कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो भी पे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं ओवैसी का पक्ष लेता हूं। मेरे तर्क में दम लगे तो पहली बार मांगता हूं तालियां आपसे। मेरा अपना मानना है। मैं क्यों कहता हूं कि वो ईमानदार आदमी है, क्योंकि
बेईमानी की संपत्ति कभी ईमानदारी के तराजू में नहीं तौली जाती है और कभी भी नापाक जुबान से भारत माता की जय नहीं बोली जाती है। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है, एक मौका देता हूं। पहली बार देखना चाहता हूं तालियों का महोत्सव आगे से पीछे तक। मैंने कहा बहुत बदनाम हुई ये चार पंक्तियां, तमाम माध्यमों से आपके पास तक पहुंची होंगी। सर्वाधिक मनहूस चेहरा टेलीविजन इतिहास का उठा करके देख लेना, अगर वो वैसी का लगे तो इन पंक्तियों पे आपका समर्थन आए। तब मैंने उसके लिए कहा, जिसने कहा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो तो भी पे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बस निराश मत करना। मैंने कहा कि जो लोग मनहूस होते हैं, इधर जो लोग खड़े हैं, ऊपर बैठे हैं, पीछे वो जनता खड़ी है, उस जनता की भी तालियां चाहता हूं जो चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना देती है साहब। कि जो लोग मनहूस होते हैं, जो लोग मनहूस होते हैं, उनकी जिंदगी में प्यार का कोई भी तराना नहीं होता। जो लोग मनहूस होते हैं, उनकी जिंदगी में प्यार का कोई भी तराना नहीं होता। और जब प्यार का तराना नहीं होता तो जिंदगी में कोई फसाना नहीं होता। और भारत माता की जय सिर्फ वही लोग नहीं बोलते हैं जिनके खुद के माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं होता। जिनके 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 खुद के माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं होता। मैंने कहा ना, हम लोग तो अपना दर्द ही बताते हैं साहब। प्यार मिलता घर पे तो यहां क्यों दौड़े चले आते साहब। मेरी जब पहली बार शादी हुई, पहली बार आपके यहां 2-3 बार होती है क्या? मेरी जब पहली बार शादी हुई, मैं अपनी ससुराल गया तो पहली बार मैं अपने साली को देखा, इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर कि भगवान कसम दिमाग खराब हो गया। मैं अपनी सास से खूब लड़ा। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया? भाई साहब ये हम लोगों के दर्द हैं, हम लोग करें तो करें क्या? हंसने हंसाने के लिए इधर उधर निकलते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, हम लोग क्या करें? पत्नी को पहली बार घुमाने के लिए लेके गया ऊंची पहाड़ी पर। पहाड़ी से उतर रहे थे, मेरा पैर फिसला, मैं घाटी में गिरने को हुआ। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, मैंने कहा मान ले मैं खाई में गिर जाता तो? पत्नी रोने लग गई, नई नई शादी हुई ऐसी बात करते हो। मैंने कहा मान ले मैं गिर जाता, न रहता इस दुनिया में, तो क्या करती? बोले फिर तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी छोटी बहन के साथ गुजारती। लौटते वक्त उसने यही प्रश्न पूछ लिया कि मान लो मुझे कुछ हो जाता तो मैंने कहा फिर मेरा इरादा भी तेरी छोटी बहन के साथ ही। ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका इरादा वही बन रहा लगता है। इसलिए साहब मैं कोई बात नहीं करता। हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग भोले भाले लोग हैं। हम लोग तो हमेशा चले गए। एक बाबा जी आए, बाबा रामदेव, धंधा छोड़ो योग करो, धंधा छोड़ो योग करो। हम लोग भी धंधा छोड़ के योग करने लग गए तो बाबा धंधा करने लग गए। हम लोग करें तो करें क्या? ये बाबाओं को दोष दे रहा था, ये गुरमीत ऐसे हैं, राम रहीम ऐसे हैं, आशाराम। बाबा बनाता कौन है? बाबा हम ही लोग बनाते हैं। अभी इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा था, पत्नी जिद पे अड़ गई, मेरे को भी कुंभ के मेले ले चलो, मेरे को भी कुंभ के मेले ले चलो। मैंने कहा करेगी क्या? बोली नागा बाबा के दर्शन। और वहां होता ही क्या है? मैं भी वो जिद पे आई तो मैं ले गया नागा बाबा के दर्शन कराने। नदी में डुबकी लगाई, बाहर निकले तो एक तट पे नागा बाबा साक्षात खड़े थे। हम दोनों ने पैर पकड़ लिए। पत्नी बोली नागा बाबा आशीर्वाद दो, मेरा पति कवि है, खूब सुना जाए, मेरा पति कवि, उसे खूब तालियां मिले। 10 मिनट तक नागा बाबा सुनता रहा, बाद में भड़क गया। बोले देखो देवी जी, मैं कोई नागा बाबा और नहीं, मैं तो खुद नहाने घुसा था, कोई मेरे कपड़े उठा के ले गया। हाँ, मैं खुद आधे घंटे से परेशान घूम रहा हूं और तू मेरे को नागा बाबा बनाने पे तुली हुई है। दोस्तों हम ही बना देते हैं उनको बाबा और बाद में कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक आदमी के सर में दर्द था, पहुंच गया, बाबा बहुत सर में दर्द होता है, कोई उपाय बताओ। बाबा बोले शीर्षासन करो, फायदा होगा, और फायदा हो तो कल आके बताना। वो दूसरे दिन पहुंचा हंसता मुस्कुराता। बाबा बोले ठीक हो गया सर का दर्द शीर्षासन करने से? बोले ना बाबा, शीर्षासन करने से सर का दर्द तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक तेल की शीशी 3 महीने से नहीं मिल रही थी, शीर्षासन किया तो अलमारी के नीचे दिखी वो। तो शीर्षासन, ये आखिरी बात कह के एक छोटी सी कविता, मजे लेना, आनंद लेना साहब। मैंने कहा मैं आनंद बांटता हूं, मैं कोई टेंशन नहीं लेता। टेंशन कुछ लोग फोकट, आप लोग राजस्थान के लोग, रेनवाल के लोग हैं, फोकट का टेंशन आप लोग नहीं पालते, कुछ लोग पालते हैं। कानपुर स्टेशन के बाहर में निकला, एक आदमी सर पे हाथ रख के बैठा था। मैंने कहा क्या हुआ? राम सुनना। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कवि जी आप अपना काम करो, टेंशन में हूं। अरे मैंने कहा तेरे को काय का टेंशन? बोले आप अपना काम करो, आप दूर कर ही नहीं सकते, देखो क्या होता है फोकट का टेंशन। मैंने कहा बताएगा? ट्रेन 2 घंटे लेट है, शायद दूर ही कर दूं। तब उसने बताया,
बोले भाई साहब मैं इतनी देर से सोच रहा हूं कि जिस आदमी ने जन्म लिया वो एक न एक दिन मरेगा। अरे मैंने कहा इसमें क्या, गीता रामायण महाभारत सब में लिखा हुआ कि जिस आदमी ने जन्म लिया वो मरेगा। बोले नहीं, जब आदमी मरता है तो कम से कम 4 आदमी लगते उसको उठा के ले जाने के लिए। अरे मैंने कहा ढंग का हो तो 4-6 पीछे भी जाते, तेरे को काय का टेंशन। बोले नहीं, मैं इतनी देर से ये सोच रहा हूं कि जिस दिन आखिरी आदमी मरेगा उसको उठा के कौन ले जाएगा। देखो ये होता है फुगड़ का टेंशन, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाल के बैठते हैं साहब टेंशन। हम लोग करें तो करें क्या। ये सारे कवियों ने आपसे कहा तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। मेरे अतिथि बैठे हैं, मेरे रेनवाल के अच्छे लोगों, ताली बजाने से कोई कविता छोटी बड़ी नहीं हो जाती है। तालियां तो हम लोग बजाने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान दौर में ताली ही एक ऐसी चीज बची है जो कम से कम सांप्रदायिक नहीं है, वरना तो हर चीज सांप्रदायिकता के रंग में। अच्छा सुनते हैं आप लोग, मैं प्रणाम करता हूं। हर चीज सांप्रदायिकता के रंग में रंग गई साहब। ऐसे में ताली ही एक ऐसी चीज बची है जो चाहे हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, सिख बजाए, ईसाई बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। ताली गुजराती बजाए, मराठी बजाए, सिंधी बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। और मेरे रेनवाल के अच्छे लोगों, ताली तो इस बात पे उठे कि अमीर और गरीब आदमी की थाली में अंतर हो सकता है, लेकिन उसकी ताली में आज तक कोई अंतर नहीं होता है भाई साहब। इसलिए भी आपकी तालियां वालियां बजती हैं तो साहब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 370 धारा हटी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। नेताओं ने, कांग्रेस और भाजपा की बात चल रही थी, नेताओं की कहीं ना कहीं थोड़ी सी विश्वसनीयता कम हुई है, आदमियों पर से विश्वास घटा है उनका। यहां तो राजस्थान में नेता अच्छे हैं, बिहार में तो हालत बुरी है। एक छोटी सी घटना याद पड़ती, उसके बाद एक छोटी सी कविता। बिहार में 5-6 नेता भर के जा रहे थे एक कार में प्रचार करने। दुर्भाग्य से कहें, दुर्योग से कहें, सुयोग से कहें, कार एक घाटी में गिर गई, खाई में गिर गई। गांव पास में था, गांव के लोग संस्कारी थे, दौड़ करके आए, सबका अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस हमेशा की तरह थोड़ा सा देर से पहुंची। क्या बात है? गांव वालों से पूछा कोई जिंदा तो नहीं था बे। गांव वालों ने कहा हुजूर 1-2 लोग चिल्ला तो रहे थे हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ, हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ। हमें लगा कमबख्त नेता है, झूठ ही बोल रहा होगा, इसलिए निपटा दिए साहब सबको। हम लोग करें तो करें क्या। आप लोग आम जनता हो, आप लोग बटन दबाते हो तो चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। आप लोग जहां की चाहे वहां की सरकारें बदल सकते हो। आप नीचे बैठे हो तो ऐसा कुछ नहीं कि आप छोटे हो गए। हम ऊपर बैठे हैं 3 फीट ऊपर तो ऐसा नहीं है बड़े हो गए। मैं सिंधी आदमी हूं, व्यापारी आदमी हूं, तराजू रोज देखता हूं। जिस पलड़े में वजन ज्यादा होता है, जो भारी होता है, वो हमेशा नीचे होता है। जो पल्ला हल्का होता है वो हमेशा ऊपर होता है। आप भारी लोग हैं, हम लोग हल्के लोग हैं, इसलिए भी हम लोग भारी हो जाते हैं। एक छोटी सी कविता देकर के अपनी जगह जाना चाहता हूं। हंसिए, हंसी, कोई भी हंसी का मौका मत छोड़िए साहब। जब फोटोग्राफर से आप फोटो खिंचवाने जाते हैं तो वो कहता है स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए। सोचिए एक पल की मुस्कुराहट से आपका फोटो अच्छा हो सकता है, तो कुछ देर की हंसी से आपकी पूरी जिंदगी रंगीन और बढ़िया हो सकती है। इसलिए भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए साहब। एक छोटी सी कविता, रेनवाल ने भरपूर प्यार दिया है। राजस्थान की इस रेनवाल की धरती पर पहली बार आपके बीच में मैं आया हूं, बहुत 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 अच्छा लगा साहब। 370 धारा हटी, ये 4 पंक्तियां नई पंक्तियां देता हूं कमल जी, और देखना चाहता हूं आपकी तालियों का महोत्सव किस दिन हुआ, क्या हुआ। सुदीप सुनना, उसके बाद सुदीप का नंबर आएगा, सुदीप को भरपूर सुनिएगा। अच्छा लगा कि दिल्ली पर कोई आया जिसने ये डेयरिंग कदम उठाया। थोड़ा सा इको देना, साउंड बढ़िया है वाकई आपका, थोड़ा सा इको देना। तब हमें लगा कि हां कोई शेर का पुत्र आया है जिसने ऐसा डैशिंग कदम उठाया, ऐसा डेयरिंग कदम उठाया। तब ये 4 पंक्तियां देता हूं साहब आपको। जाना चाहता हूं अपनी जगह एक छोटी सी कविता के साथ। हो मेरे शेर दे पुत्र, तैयार हो राजस्थान। हो मेरे शेर दे पुत्र, धारा 370 चुटकियों में हटाई, मजा गया। हो मेरे, वाह वाह, सैल्यूट करता हूं आपको। हो मेरे शेर दे पुत्र, धारा 370
चुटकियों में हटाई मजा आ गया। और किस दिन हुआ, क्या हुआ, कविता को आप लोग पकड़ते हैं इसलिए भी सैल्यूट करता हूं। चाहे भारत के हों पाक के चीन के, सुनना दिनेश, स्वागत। चाहे भारत के हों पाक के चीन के, सांप पकड़े गए सारे आस्तीन के, वाह। सांप पकड़े गए सारे आस्तीन के, फिर लाल चौक पे उन सभी को ठोक के नाग पंचमी मनाई मजा आ गया। ओ मेरे शेर दे पुत्र धारा 370 चुटकियों में हटाई मजा आ गया। अब ना पत्थर चले और ना कुत्ते पले, कर दी जड़ से सफाई मजा आ गया। एक बार दोनों मुट्ठियां हाथ में बांध करके बोले भारत माता की, भारत माता की। साहब कमाल है। 4 अच्छी पंक्तियां पिछले दिनों लिखी, ये इन अतिथियों को देना चाहता हूं, कमल जी के चरणों में रखना चाहता हूं। बहुत बड़े संचालक हैं, मेरे को भी कहा अच्छी पंक्तियां जानी चाहिए आपके बीच में। एक सैनिक था हनुमंत थप्पा, सर्जिकल स्ट्राइक पर बात नहीं हुई, मुझे लगा दिनेश देसी ही करेगा। सर्जिकल स्ट्राइक कोई नई बात नहीं साहब, सबसे पहली सर्जिकल स्ट्राइक हमारे बजरंगबली पवन पुत्र ने की थी। सारा सामान रावण का, कपड़ा भी, मिट्टी का तेल भी लंका फूंक के चले आए थे। पहली सर्जिकल स्ट्राइक वही थी। दूसरी ये हुई जो F-16 लेकर के अभिनंदन गया। दोनों सर्जिकल स्ट्राइक में फर्क सिर्फ इतना था कि उधर हनुमान जी की पूंछ लंबी थी, इधर अपने अभिनंदन की मूंछ लंबी थी। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक का इतिहास बहुत बहुत पुराना है। 4 आखिरी पंक्तियां देकर के अपनी जगह जाना चाहता हूं साहब। आपने बहुत प्यार दिया, दुलार दिया है। वो सैनिक हनुमंत थप्पा, 4 आखिरी पंक्तियां। वो सैनिक हनुमंत थप्पा 7 दिन तक बर्फ में दबा रहा। 8वें दिन जब निकाला गया तो सांसें चल रही थी, सीना धड़क रहा था साहब। यह है अपने हिंदुस्तान का जांबाज सैनिक। और तालियां इस बात पे उठे कि 8 दिन के बाद भी, बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी तिरंगे पर उसकी पकड़ रत्ती भर ढीली नहीं हुई थी साहब। ये होता है हिंदुस्तान का सैनिक। क्या मुकाबला करेंगे पाकिस्तान के सैनिक, क्या मुकाबला कर, रोज रोज धमकी देता है परमाणु युद्ध की, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। हमारे देश के बड़े कवियों ने लिखा कि साहब ये चमत्कार था, हनुमंत थप्पा 7 दिन बाद भी बर्फ के नीचे से दब के निकला तो भी पे जीवित था। मेरी जैसी छोटी कलम ने कहा कोई चमत्कार नहीं था साहब, हिंदुस्तान की महान धरती पे हुआ तो मैं इसको चमत्कार मानता ही नहीं। और तर्क के द्वारा सिद्ध करता हूं, आगे से पीछे तक कलेजे में ठक से लग जाए तो प्यार मिले, बड़े कवियों की उपस्थिति है। मैं क्यों नहीं मानता चमत्कार, ये सारे अतिथियों को देना चाहता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। तब मैंने कहा, खूब वायरल हुई फेसबुक पर ये 4 पंक्तियां, तब मैंने कहा कि भरसक कोशिश करती है मां, कमल जी सुनना, भरसक कोशिश करती है मां, बच्चे को शरारत करने नहीं देती, समेट लेती आंचल में उसे, अंधेरे से कभी डरने नहीं देती। और हनुमंत थप्पा दुश्मनों की कैद में नहीं, भारत मां की गोद में था। और कोई भी मां गोद में कभी अपने बच्चे को मरने नहीं देती, कोई भी। सुंदरानी जी ने बहुत बातें कही, लेकिन सुंदरानी जी 4 पंक्तियां यहां से लेके जाना। मेरे मोमिन भाइयों सुनना, 4 पंक्तियां हिंदुस्तान को देना चाहता हूं रेनवाल की तरफ से। 4 पंक्ति कि खुशहाली प्रेम को देख, मत बवाल को देख। खुशहाली प्रेम को देख, मत बवाल को देख, इस गणेश उत्सव के आकर के कमाल को देख। खुशहाली प्रेम देख, मत बवाल को देख, इस गणेश उत्सव के आकर के कमाल को देख। काहे को देखता है देश में हो रहे दंगे और फिरका परस्ती। अगर किसी को देखना ही है तो आकर के रेनवाल को देख, आकर के रेनवाल को देख।